बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि 27 सितंबर को होने वाले गर्मा गर्म पीएसएल इजलास की अंदरूनी कहानी समा न्यूज पर फ्रेंचाइज की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया है, जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा टेक इट और लीव इट का जवाब दे दिया है। बिल्कुल अहम खबर सामने आ रही है। फ्रेंचाइज की जानिब से तहफ्फुजात का इजहार किया गया, जबकि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने टेक इट और लीव इट का जवाब दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर बताइएगा, इसके बाद फ्रेंचाइज के मालिकान ने क्या जवाब दिया रमीज राजा को? जी बिल्कुल, 27 नवंबर पीर को होने वाली पीएसएल इजलास की जरूरी कहानी जो है वो सभा पर आ गई है। पीएसएल खतरे में पड़ गई है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर इजलास के आगाज में चेयरमैन पीसीबी को दो अल्फाज में मामला हल करने का कहा, जबकि जराये के मुताबिक बताया कि रमीज राजा भी चुप ना बैठे और नदीम उमर की बातों का जवाब गुस्से में आकर देते रहे। और जराये का ये कह रहे हैं कि पीएसएल फ्रेंचाइज मालकान रमीज राजा के रवैये से नाखुश हैं और मुल्तान सुल्तान के नुमाइंदे हैदर अजहर का रमीज राजा से डॉलर का रेट तय करने का मुतालबा, जबकि चेयरमैन पीसीबी ने एक न सुनी और जो डॉलर का रेट है उसी हिसाब से चलेगा। रमीज राजा ने ये जवाब दिया हैदर अजहर को कि मुझे नैब जाने का शौक नहीं है और जराये ने यह भी बताया कि मुस्तकबिल के 3 महीने पीएसएल के लिए बहुत अहम है। सोच लें, ये पेशावर ज़ल्मी के मालिक जवेद अफरीदी का रमीज राजा से मुकालमा था, जबकि रमीज राजा ने दो टोक अल्फाज दिया कि आप 3 महीने का चुनाव चाह रहे हैं। और उसके बाद इजलास में ये गुफ्तगू हुई है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के बारे में नदीम उमर ने कहा कि अगर मामला हल ना हुए तो हम अदालत जाएंगे। तो रमीज ने जवाब दिया नदीम उमर को कि आपकी मर्जी, टेक इट और लीव इट का लफ्ज इस्तेमाल किया, जबकि फ्रेंचाइज ने पीएसएल के अलग सेक्रेटेरिएट का भी मुतालबा किया और जबकि रमीज राजा ने इसका जवाब दिया कि अच्छी तजवीज है लेकिन होगा वही जो मेरा फैसला। और पीएसएल इजलास गर्मा गर्म बहस के बाद एहतमाम पजीर हो गया, ताहाल कोई हल न इसका निकल सका, जबकि रमीज राजा ने फ्रेंचाइज को अच्छा कादिर ख्वाजा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि अब कोई हल नहीं निकल सका और रमीज राजा की जानिब से कहा गया कि टेक इट और लीव इट, तो होने क्या जा रहा है फिर आगे? देखें, रमीज राजा ने फ्रेंचाइज को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया है और रमीज राजा ने फ्रेंचाइज को ये कहा है कि प्लीज फैसला कर लें, 1 हफ्ता आपको दे रहा हूं। और अजराई बताते हैं कि रमीज राजा ने यह भी उनको कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहेगा, जो रमीज राजा चाहेंगे, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेंगे, होगा वही। इजलास के इख्तिताम पर रमीज राजा ने दोबारा टेक इट और लीव इट का जुमला दोहराया और उसके बाद इजलास इख्तिताम पजीर हुआ। फाइनेंशियल जो डिस्प्यूट है वो भी बरकरार है, डॉलर का रेट जो है उस पर भी डिस्प्यूट बरकरार है, जबकि पीएसएल फ्रेंचाइज ने सेक्रेटेरिएट का भी मुतालबा किया अलग पीएसएल के, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि आपकी अच्छी तजवीज है, इसको हम देर गौर लाएंगे लेकिन होगा वही जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा। जिसके बाद काफी गर्मा गर्म बहस हुई और इख्तिताम पजीर हुआ। किसी नतीजे के बगैर ये इजलास खत्म हुआ और 1 हफ्ते का वक्त रमीज राजा ने फ्रेंचाइज को दिया कि सोच लें। अब कादिर ख्वाजा, जैसा कि कहा जा रहा था रमीज राजा की जानिब से कि पीएसएल को मजीद बड़ी लीग बनाना है, तो ऐसे में ये मामलात हल होना बहुत ज़रूरी हैं। तो इन फाइनेंशियल मामलात को हल करने के लिए आपका किसी पीसीबी में राब्ता हुआ है? कुछ उन्होंने बताया कि इन मामलात को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो फ्रेंचाइजीज थी उनका पहले भी डिस्प्यूट चल रहा था वसीम खान और एहसान मानी के साथ और उन्होंने अदालत से भी रिजू किया था। अदालत से केस खारिज होने के बाद जो है वो अदालत में एक जस्टिस रिटायर्ड के पास केस गए थे, उसके बाद उनकी तमाम तर रिपोर्ट जो है वो अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास सबमिट है। लेकिन रमीज उनकी के जो मुतालबात हैं उनको मानने के लिए अभी राजी नहीं है। जाहिर बताते हैं कि डॉलर के रेट पर हाथी बहस हुई है कि 135 और 36 का जो डॉलर का रेट था वो मुकर्रर किया गया था, लेकिन अब डॉलर का जो रेट है और रमीज राजा ने कहा कि जो अभी रेट चल रहा है उसी पर ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम तर आपको फैसले मानने पड़ेंगे, जिस पर फ्रेंचाइजीज ने ये खदशात का इजहार किया है। और जवेद अफरीदी जो पेशावर ज़ल्मी के मालिक हैं उन्होंने भी ये कहा है कि आइंदा 3 महीने जो है वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान सुपर लीग के बहुत अहम है। लेकिन रमीज राजा जो है उन्होंने कहा है कि आप मुझे थ्रेट ना करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो चाहेगा वही होगा, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही मौका है कि पीएसएल को बड़ी लीग बनाएंगे। जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी यही कहा गया था दुनिया की नंबर 1 लीग प्लेयर्स को पाकिस्तान लाएंगे। ऑप्शन की सिलसिला देखने को मिल रहा है कि पहले ड्राफ्टिंग होती थी, अब ऑप्शन देखने को मिलेगी। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट है, जो फाइनेंशियल मॉडल है, उस पर हाथी जो है वो गर्मा गर्म बहस हुई इस इजलास में, जिसके बाद किसी नतीजे के बगैर ये इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। कोई अभी तक नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक हफ्ते का टाइम जो है वो अभी दिया है रमीज राजा ने तमाम फ्रेंचाइजीज को, सोच लें और उस पर अपने फैसला करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलें आगाह कर रहे थे कादिर ख्वाजा। एक और अहम खबर, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान मनसूखी पर माफी मांग ली है। चेयरमैन एन वाटमोर कहते हैं फैसला बोर्ड ने किया, दौरा मनसूख होने से जिस किसी को भी तकलीफ पहुंची
वो सबसे माजरत चाहते हैं। एंड वॉटमोर ने कहा पाकिस्तान का दौरा मंसूख करना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन खिलाड़ियों और स्टाफ की फलाह बहबूद और जहनी सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला करना पड़ा। एंड वॉटमोर के मुताबिक बोर्ड ने फैसला खुद किया, खिलाड़ियों समेत किसी से मुशावरत नहीं की गई। इंग्लिश टीम ने आइंदा साल पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। इंग्लिश टीम पाकिस्तान में 3 टेस्ट और 5 वनडे मैचेस खेलेगी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की मुआफी हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट कर दिया, लिखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माफी हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसा ट्वीट किया है, लिखा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हुई है। खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया है। साबिक प्लेयर उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं, इसी मामले पर बात करेंगे। उमर गुल, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ईसीबी का माफी मांगना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में किसी किस्म के कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं थे और ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। और देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि इंग्लैंड बोर्ड को भी ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी के कोई खतरा नहीं है और जो भी हुआ वो किसी प्लान के तहत हुआ, विदाउट एनी रीज़न। टीम आपकी पुल आउट करती है न्यूजीलैंड की टीम, फिर उसकी वजह से इंग्लैंड को भी एक जवाब मिल गया कि यार यहाँ पे सिक्योरिटी का हालात ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो सबसे अच्छी बात है कि इंग्लैंड बोर्ड को रियलाइज हुआ कि यहाँ पे सिक्योरिटी का ऐसी कोई थ्रेट नहीं है और पाकिस्तानी कौम जो है ना वो क्रिकेट लवर और क्रिकेट को चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट हो। तो मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे अच्छी बात ये कि उन्होंने रियलाइज किया कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं और पुरअमन मुल्क है पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर गुल कि हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब उन्होंने ये रियलाइज़ किया, क्योंकि इसी हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हम बार बार दोहरा रहे थे कि हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के कोई खदशात नहीं है, तो अब पूरी दुनिया को ये वाज़ेह हो जाएगा कि रियलाइज़ कर लिया उन्होंने अपनी गलती। और जी बिल्कुल, देखिए बार बार मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी एक्स क्रिकेटर्स की और कमेंटेटर्स के जो इंटरव्यूज आ रहे थे वो यही कह रहे थे कि हमने रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के टूर किए, हम पाकिस्तान में PSL खेल के आए, PSL में कमेंट्री हमने की है। तो ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ जाती है कि वहाँ से सच विदाउट एनी रीज़न आप पुल आउट करते हो और सीरीज आप नहीं खेलते। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोगों ने इस बारे में बोला है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जो सबसे अच्छी बात है कि PCB ने, क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टांस किया था इस पे, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा बाइक किया था कि यार हमें इस तरह इन फ्यूचर भी अगर इस तरह हो रही थी तो फिर जाती हो जाएगी कि आप किसी भी कंट्री के अगेंस्ट। अच्छा उमर, इस फैसले के बाद, इस माफी के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान का दौरा है वो हो सकेगा? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है इंग्लैंड की और ऑफ कोर्स जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है ये आपस में सिक्योरिटी के खदशात वो आपस में शेयर करते हैं। तो नो डाउट कि ऑस्ट्रेलिया को अभी आगे जो सीरीज है वो खेलने आना चाहिए और उन्होंने डेफिनेटली इंग्लैंड बोर्ड के साथ भी वो इन टच रहेंगे और उनके साथ जो भी मामला है वो आपस में तय करके उसके बाद मेरे ख्याल से सीरीज तो खेलनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। बिल्कुल सीरीज खेलनी चाहिए। उमर गुल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इख्तियारात में कमी और तनख्वाह में कटौती। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने रमीज राजा के चेयरमैन मुंतखब होने के 16 दिन बाद इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक वसीम खान ने चेयरमैन PCB रमीज राजा से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया। चेयरमैन PCB चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म करके डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ करवाने के ख्वाहिशमंद हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं कादिर खाजा। नए चेयरमैन के आते ही पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तीफों का सिलसिला थम न सका। टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। चेयरमैन PCB से मुलाकात में इस्तीफा पेश किया, जो आज गवर्निंग बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। जराए के मुताबिक वसीम खान ने इख्तियारात में कमी और तनख्वाह में कटौती के बायस ओहदा छोड़ने का फैसला किया। चेयरमैन PCB रमीज राजा भी चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा खत्म करके डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराने के ख्वाहिशमंद हैं। साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद इस ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार है।
वसीम खान को फरवरी 2019 में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा मिला। उनकी मुद्दत फरवरी 2022 में खत्म हो रही थी। और चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया है। साबिक फास्ट बॉलर राकिब जावेद मजबूत उम्मीदवार हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है वो इख्तियारात हैं, वो इख्तियारात अब किसके पास होंगे? देखिए, जैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान ने अपना जो इस्तीफा है वो बोर्ड अपना चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा के जो पेश किया, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्निंग आज फैसला करेगी। तो रमीज राजा ये तय कर चुके थे आने से पहले ही, जब उन्होंने ओहदा संभाला था, कि नई पोस्ट जो है उसको मुतारफ करवाया जाएगा और डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारफ करवाने का फैसला किया गया है। मनसूबाबंदी जारी है। जरा ये बताते हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई पोस्ट जो है वो उसको उसके ख्वाहिशमंद हैं और साबिक फास्ट बॉलर राकिब जावेद जो कि डायरेक्टर अभी लाहौर कलंदर भी हैं और उनका काफी एक्सपीरियंस भी है, साबिक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, 92 के वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, तो वो भी इस वक्त काफी मजबूत उम्मीदवार हैं डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे के लिए। और तमाम तर जो चीफ एग्जीक्यूटिव के जो मेन इख्तियारात थे वो रमीज राजा ने अपने पास रखे हुए हैं। तमाम फैसले अभी भी रमीज राजा खुद कर रहे हैं और तमाम तर जो फैसलों की निगरानी है वो भी रमीज राजा खुद कर रहे हैं। तो डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो काफी उनसे आने का ये फायदा होगा कि तमाम जो क्रिकेटर एंड डोमेस्टिक क्रिकेट है, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट है, उसमें उनको थोड़ी सी मामलात हासिल होगी। रमीज राजा को भी मदद मिलेगी। जो तमाम जो दीगर मामलात होंगे वो भी डायरेक्टर क्रिकेट देखेंगे। लेकिन ठीक है, रमीज राजा ने डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया। कादिर ख्वाजा, बहुत शुक्रिया आपका। मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर करने की डेडलाइन दे दी। मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय शहरियत खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं जो है वो अक़लियतों को धमकियां देने पर उतर आए और मोदी का भारत इंतहा पसंद हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा ने भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर करने की डेडलाइन दी है और 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू रियासत डिक्लेयर कर दिया जाए। इंतहा पसंद हिंदू आचार्य ने ऐसी धमकी दी है और ट्विटर के ऊपर जो है ये पैगाम भी दिया गया है कि मुसलमानों और ईसाइयों की भारतीय कौमियत छीन ली जाए। आचार्य महाराज ने मुतालबा किया और ये भी कहा है कि इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा की हिंदू रियासत का ऐलान न करने की सूरत में 2 अक्टूबर को जल समाधि की धमकी दी है और ये वादे किया है कि 2 अक्टूबर तक जो मोदी सरकार है वो अक़लियतों से मुताल्लिक जो है वो कोई हतमी तौर पर फैसला कर ले। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। सड़कों की तामीर में करप्शन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि माजी के हुक्मरानों ने सड़कों की तामीर में डाका मारा। अगर हुक्मरान पैसे ना बनाते तो आज बलूचिस्तान का ये हाल ना होता। तोड़े से मुल्क ने मुल्क का बड़ा नुकसान पहुंचाया। सारी सूरत हाल कौम के सामने लाएंगे। हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है और ये जो NHA ने अब ये जो दिखाया है, ये जो मेरे सामने जो आप चीजें लेके आए हैं कि 2013 7 साल पहले जो सड़कें बना रहे थे वो आज से ज्यादा महंगी हैं। इससे ज्यादा मुल्क में जुल्म क्या हो सकता है? आज अगर आप 20 करोड़ कम की सड़क बना रहे हैं 4 लेन की 2013 से, तो ये सोच लें कि इन्होंने कितना ज्यादा पैसा बनाया है। 20 करोड़ 1 किलोमीटर के ऊपर सोच लें, महंगाई के बावजूद। तो मैं इसलिए ये चाह रहा हूं कि ये इसको हम पूरी तरह उठाएंगे, कौम के सामने लेके आएंगे, क्योंकि फिर से मैं कहता हूं इसमें तो कोई सबूत की जरूरत नहीं है ना। वो तो वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ तब सड़क कितनी बनी, आज कितनी बनी, इसमें तो सब सामने है। इसको मैं इंशाल्लाह हम पूरा तफ्तीश करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। रिजवान, क्या वजूहात हैं? 2-3 वजूहात बयान की जा रही हैं। देखें, आलमी स्टॉक मार्केट्स में जो है वो क्या कहते हैं मंदी है बहुत ज्यादा, जिसको लेकर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे भी उसका मंफी असर पड़ा है। इसके अलावा कुछ पंटर्स का, मार्केट पंटर्स का ये कहना है कि अमेरिकी सेनेट में जो बिल पेश किया जा रहा है जिसमें इंडिया को बहुत सपोर्ट की गई है और पाकिस्तान पे खासी तनकीद की गई है अफगानिस्तान के मामले को लेकर, तो उसका भी जो है मंफी असर है मार्केट पर। और इसके अलावा डॉलर की जो मुसलसल कीमत बढ़ रही है, बुलंदतरीन सतह पर डॉलर पहुंच गया है, उससे भी सरमायाकार परेशान है।
और बाकी एक और खबर भी मार्केट में गर्दिश कर रही है कि कुछ ब्रोकर्स को जो है मार्जिन कॉल्स के नोटिस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो अपना माल सेल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर जो है स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी की वजह बन गई है। मार्केट 1200 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गई है और 45,000 पॉइंट्स का जो हद थी मार्केट में वो भी गिर गई। उसके बाद 44,000 पॉइंट्स की हद भी बिल्कुल गिर गई। तो ये सब चीजें लेके जो है सरमायाकार फिर अब इस सूरत हाल से परेशान है और धड़ाधड़ अपने शेयर फरोख्त कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आलम। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को भेजा गया 20 निकाती सवालनामा सामने आ गया है। FIA ने शहबाज शरीफ से क्या क्या पूछा, जानते हैं समा के नुमाइंदे रियाज अहमद से। रियाज, क्या कुछ है सवालनामा में? जी बिल्कुल, FIA की जानिब से शहबाज शरीफ को जो भेजा गया सवालनामा है उसमें 20 सवाल उनसे पूछे गए हैं, जिनमें उनसे कहा गया कि रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में 2008 से लेकर 2018 तक 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन थी या फाइनेंशियल क्राइम? इसके अलावा उनसे ये भी सवाल किया है, क्या आप फेडअप के मनी लॉन्ड्रिंग फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं? और ये भी सवाल उनसे पूछा गया कि चेयरमैन ब्यूटिशियन फैक्सेशन कमेटी गुजरात औरंगजेब भट्ट ने 10 मिलियन का चेक 180H मॉडल टाउन में आपको दिया, जो रमजान शुगर मिल के मुलाजिम गुलजार ए खां के अकाउंट्स में जमा हुआ है, इस बारे में बताएं। और ये भी उनसे सवाल किया गया कि रमजान शुगर मिल के नायब कासद मलिक मकसूद के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अकाउंट में करोड़ों रुपए की तरसीलात आई, क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं? और ये भी कहा उनसे, क्या आप जानते हैं कि सलमान शहबाज ने इंग्लैंड में रजिस्टर्ड कंपनियों और ब्रिटिश ओवरसीज जो टेरिटरीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है? और शुगर तहकीकाती टीम की मालूमात भी मिली हैं, क्या आप अपने बुकला के बैंकों के जरिए पैसे भेजे? और खानदान के अखराजात ने अफजाल भट्टी को भी KBM वकार अहमद मिसेस नरगिस मिसेस भोला को पैसे भेजे, क्या आप इस बारे में बताएंगे? और ये सवाल जो हैं वो 20 सवाल जो किए गए हैं उनको 8 अक्टूबर तक कहा गया कि वो बजरिया फैक्स या ईमेल के जरिए बहुत शुक्रिया रियाज अहमद, अपडेट किया आपने। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख दे दी। करार दिया कि अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की नई तारीख दे दी है। करार दिया कि अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट जारी करेंगे। नूरियाबाग के करीब अज़ादारों की बस को हादसा, मुसाफिर बस और ट्रेलर के तसादुम में खातून समेत 5 ज़ायरीन जान बहक और 20 से ज़ायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से, जो इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं। शाहनवाज, इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जो जख्मी हैं उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? शाहसे बिल्कुल गुज़िश्ता रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। M9 मोटरवे के करीब कराची से खैरपुर जाने वाली आज़ादारों की बस में जो इसके अलावा जो एक ट्रेलर था उसमें तसादम हुआ था, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। मैं इस वक्त उसी जाए वक़ुआ पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे वो बस है जिसके साथ ये हादसा पेश आया था। आप देख सकते हैं कि बस की हालत किस कदर ख़तरनाक और बुरी हो चुकी है कि मुकम्मल बाहर निकल कर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि सीटें यहाँ पर टूटी हुई हैं, शीशे टूटे हुए हैं। यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन हमारी उनसे बात थी, उनका कहना था कि बस खासी तेज़ रफ्तारी में थी और करीब से एक ट्रेलर गुजरा था। बस तेज़ रफ्तारी के बाद उस ट्रेलर में घुसी है और दोनों जो बस और ट्रेलर है जो साइड पर आकर गिरे हैं और उलट गए हैं। वाक़े के बाद 1 घंटे बाद यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची है, लोगों को तिबी इमदाद दी गई है। इब्तदाई तौर पर यहाँ पर मोटरवे और कुछ जो यहाँ के शहरी गुजर रहे थे उन्होंने मदद की है। हमारी ऐनी शाहिदीन का से जो बात थी उनका यही बताना है कि बस ड्राइवर जो था वो खासी तेज़ स्पीड के अंदर था। अब सूरत हाल ये है कि जो जख्मी हैं उनकी हालत कदरे बेहतर है और खुशकिस्मती से दोनों जो गाड़ियों के ड्राइवर हैं वो बच गए हैं। दोनों जो है तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि उनकी हालत कदरे बेहतर है। वाक़े का मुकदमा ताहाल अब तक दर्ज नहीं किया जा सका है और ड्राइवर अब तक दर्ज नहीं किया जा सका है। शाहनवाज कादरी आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो नूरियाबाद के करीब बस को हादसा कैसे पेश आया? एनी शाहिदीन ने ओवरटेकिंग को हादसे की वजह करार दिया। कहते हैं ओवरटेकिंग करते हुए बस ट्रेलर से टकरा गई। बस जो है वो ट्रेलर के साथ टकराई है। ट्रेलर खड़ा हुआ था और वो हो सकता है कि सामने से कोई बस आ रही हो और वो उसने ओवरटेक किया और वो सीधा जो है ट्रेलर के अंदर घुस गया। वो
तो जो लोग आगे थे वो उसी टाइम जहाँ भाग हो गए और कुछ लोग ज़ख्मी हैं जो अपना जो आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हैं। बस ओवरटेक कर गई थी, उसी की वजह से जो है ना ये हादसा हुआ है और तमाम के तमाम लोग ज़ख्मी हालत में हैं और जिसमें 5 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं। हमारा स्काउट का एक दोस्त था सुहेल, जो इस वाक़ये में शहीद भी हुआ है और रात में हमारे साथ ही शाम में जुलूस में ड्यूटियां सर अंजाम दे के गया है यहाँ से, पर हमें ये खबर आई है कि वो अब नहीं रहा हमारे साथ इस दुनिया में और अपने घर का वाहिद कफील था, 5 बहनों का इकलौता भाई था वो। नूरियाबाद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 4 अफराद की मैयत अंचोली इमाम बारगाह पहुँचा दी गई है। मजीद बता रहे हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, आज अल सुबह सुपर हाईवे पर होने वाले अलमनाक हादसे में जहाँ बहक होने वाले 4 अफराद की मैयतों को अब से थोड़ी देर पहले इमाम बारगाह अंचोली में मुंतकिल किया गया है, जिनके नाम सुहेल अली, सैयद हसन अब्बास रिजवी, अली बिलाल और शबी अब्बास बताए जाते हैं। जो उनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं इंतहाई रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर देखने में आए हैं और सबसे अहम बात यह है कि लवाहिकीन के मुताबिक इन तमाम मरहूमीन की नमाज जनाजा मगरिबैन के बाद अदा की जाएगी और ख़ासा शोक का आलम है यहाँ पे। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि जो लोग ज़ख्मी हैं उनकी हालत भी ठीक नहीं है और वो बहुत गमनाक अंदाज में उनके लवाहिकीन ने अपील की हुकूमत से कि फ़ौरी तौर पर उन ज़ख्मियों की जो इलाज मुआलजे है उस पर फ़ौरी तौर पर तवज्जो दी जाए। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम आपका। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर असद उमर और मामले खुसूसी सेहत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अंदरूनी इज्तिमात के अंदर बाकी शहरों के अंदर जो अभी तक चल रहा है और अब 15 अक्टूबर तक चलता रहेगा, उसमें 200 लोगों की शिरकत की इजाज़त थी, उसको बढ़ा के 300 किया जा रहा है। और जो बाहर की इज्तिमा है, जो तमाम दूसरे शहर हैं, उसमें तो जो 400 का लिमिट थी उसी के ऊपर चलेगा आगे मामला। लेकिन इन 8 शहरों के अंदर इसकी तादाद की इजाज़त अब 1000 तक दी जा रही है। ये बाहर के इज्तिमा है। हमारी जो मज़ार हैं औलिया अल्लाह के, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ पर भी एक निस्बतन बंदिश थी और कोशिश ये की जा रही थी कि अगर कोई भी ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा वबा का फैलाव हो तो फिर सूबाई हुकूमतों को इजाज़त थी कि वहाँ पर वो बंदिश लगा सकते हैं कि अवाम का वहाँ पर जमा होने की इजाज़त नहीं है। इन 8 शहरों के अंदर अब इसको ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर जितने भी मज़ार हैं, जितने भी औलिया अल्लाह की दरगाह हैं, वो सब मुकम्मल तौर पर खुली रहेंगी और अवाम वहाँ पर आ सकेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई भी है, वो सूबाई हुकूमतें जो हैं और वफाकी हुकूमत, वो मिल के इनकी इंतज़ामिया जो है उनके साथ मिलकर कोशिश करेगी कि ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि ये टेस्ट किया जा सके, चेक किया जा सके कि सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरीके से सिनेमा हॉल्स जो हैं वो इन 8 शहरों के अंदर जो वैक्सीनेटेड शहरी हैं उनके लिए खोल दिए जाएंगे 1 अक्टूबर तक। बाकी शहरों के अंदर ये बंदिश कायम रहेगी। जो इंडोर रेस्टोरेंट्स है, बल्कि डाइनिंग जो है, जो डाइनिंग की अभी मुरवजा जो है बंदिश है या जो इजाज़त है, उसी के मुताबिक ही आगे चलेंगे। लेकिन अब इन 8 शहरों के अंदर हफ्ते में 7 दिन जो हैं इन रेस्टोरेंट्स को खोला जा सकेगा। बाकी शहरों के अंदर 1 दिन इनको बंद करना लाजमी है। इसी तरीके से शादी की तकरीबात जो हैं, जो वेडिंग हॉल्स वगैरह में होती हैं, वो भी इन 8 शहरों के अंदर 7 दिन उनकी इजाज़त दे दी जाएगी। एक और चीज़ जो सिर्फ इन 8 शहरों से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उसका भी वैक्सीनेशन से ताल्लुक़ है, वो है कि फ़्लाइट्स के अंदर, एयरलाइन फ़्लाइट्स के अंदर जो है, जैसे आपको पता है जो सफ़र करते हैं, खाने पीने की पाबंदी थी सिवाय पानी के, और वो पाबंदी उठाई जा रही है 1 अक्टूबर तक। और वो इसलिए उठाई जा रही है कि 1 अक्टूबर से सिर्फ 18 साल या ऊपर के वो लोग जो दोनों डोज वैक्सीन की यानी मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन करा चुके हैं, सिर्फ वो लोग जो हैं ट्रैवल कर सकेंगे। उससे कम जो उम्र के 18 साल से कम जो हैं, वैक्सीनेशन जिन 12 या 18 के दरमियान है, उनकी सिंगल डोज जो है उसकी ट्रैवल की भी इजाज़त होगी अक्टूबर की 31 तारीख तक। उसके बाद फिर वो भी फुल डोज के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। हमारी अभी तक जो वैक्सीनेशन की मुहिम है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही है। 8 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी हैं
जिसमें से 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग जो हैं उनको कम से कम 1 डोज लगी है। 2 करोड़ 77 लाख लोग ऐसे हैं। आपको बताएं कि वफाकी वजीर असद उमर और मामले खुसूसी सेहत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें उनका कहना है कि NCOC के इजलास में वैक्सीन लगाने के अमल का जायजा लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमले की ट्रेनिंग अगले माह से होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाने का इम्कान है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्कनैन इकबाल से। जी जुल्कनैन, आगाह कीजिए। देखिए, दिसंबर में इम्कान है कि पीके में बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाने का। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और आइंदा माह जो चंद दिन में शुरू हो जाएगा उसके वक्त से जो अमला है उसकी ट्रेनिंग का आगाज किया जाएगा। 3 मराइल पर मुश्तमिल ट्रेनिंग होगी। इसमें सबसे पहले मरहले में जो फील्ड अफसरान है उनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद DROs की, उसके बाद जो प्रिजाइडिंग अफसरान है और रिटर्निंग अफसरान है उनकी जो पोलिंग अमला जो बाज़ाब्ता पोलिंग स्टेशन पर जाकर काम करता है उनकी ट्रेनिंग का जो है वो आगाज किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से जो तमाम तैयारियां ट्रेनिंग के हवाले से वो मुकम्मल कर ली। अच्छा जुल्कनैन, साथ ही रहिए, सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों की अदम तामीर पर असखुद नोटिस की समाअत भी हुई है। अदालत ने ईरा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखिए, आज चेयरमैन एरा पर काफी बरहमी का इज़हार किया गया है उनकी कारकर्दगी पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि 16 साल से जो स्कूल हैं कि मुतासरा इलाकों में ज़लज़ले को आए हुए 2005 से ज़लज़ला है, तब तक तामीर नहीं हो सके। 16 साल में तो बच्चे जो है ना वो मैट्रिक करके निकल जाते हैं, पूरी एक जनरेशन बच्चों की आगे चली जाती है। तो बगैर तालीम के 16 साल से बच्चे वहाँ पे कैसे रह रहे होंगे और कितने लोग हैं जो भाग गए होंगे। अरबों रुपए उन्होंने कहा कि एरा को मिले, मजमूई तौर पर 205 अरब रुपए एरा को जारी किए गए। जो बैनुल अक़वामी फंड से वो अलहदा मिले, लोगों ने अपने हज तक के पैसे मुतासरीन को दे दिए। लेकिन मिसाली तामीर हो जानी चाहिए थी अब तक तो पूरे ज़लज़ला मुतासरा इलाकों की, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। एरा की जानिब से ये दावा किया गया चेयरमैन की जानिब से कि 11,000 से ज़ायद मंसूबे उन्होंने मुकम्मल किए। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीरी शवाहिद के साथ तमाम तफसीलात चेयरमैन एरा से तलब कर ली है। साथ ही तलब कर लिए गए। ठीक है जुल्कनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आपका। जाली शनाख्ती कार्ड स्कैंडल में FIA ने नादरा के डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम अली बाबर को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नादरा गुलाम मोहम्मद शाह और गैर मुल्की शहरी की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और ये सिर्फ कोई पहली कार्रवाई नहीं है, बल्कि अब तक नादर अफसरान समेत और गैर मुल्की शहरी और एजेंट समेत 19 अफराद जो है वो ऐसे केसेस में गिरफ्तार किए जा चुके हैं जिन्होंने नादरा के रिकॉर्ड में रद्दोबदल की और दूसरे अफराद को फैमिली ट्रीज में आम शहरियों के दाखिल कराया और उनको गैर मुल्की होने के बावजूद शनाख्ती कार्ड जो है वो बनाकर दिए। तो अब तक ऐसे केसेस में 19 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट नादरा गुलाम अली बाबर और डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गुलाम मोहम्मद शाह और एक गैर मुल्की बाशिंदा है मोहम्मद मोइन, उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी दर्ज किया गया है और इसमें इसी केस में जो है वो गुलाम अली बाबर ठीक है, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया अहमद। आगे बढ़े और आपको बताएं, उमर शरीफ की तबीयत में बेहतरी आ रही है। अहलिया ज़रीन उमर का कहना है कि चेकअप के बाद जर्मनी से अमेरिका का सफ़र किया जाएगा। समा से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा, ये दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उमर की तबीयत बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर से मेरी सारी बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उमर बहुत बेहतर है, उनकी तबीयत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं उनसे काफ़ी देर बात करती रही, फिर उनको जब नींद आने लगी तो मैंने कहा ठीक है अब आप सो जाए। वहाँ पे जो उनके डॉक्टर आएंगे उनसे बात करूँगी और उनके डॉक्टर की भी डॉक्टर तारिक साहब से बात कराऊँगी और उसके बाद फिर मैं बता सकूँगी कि मुझे अभी पता नहीं है कि एयर एम्बुलेंस वाले कितने बजे निकलेंगे, तो जैसे ही होता है तो मैं इंशाल्लाह बताती हूँ। उमर शरीफ की जायदाद मुंतकली का तनाज़ा मजीद उलझ गया। उमर शरीफ की तीसरी बीवी ज़रीन गजल से फ्लैट खरीदने वाले शख्स ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने उमर शरीफ, ज़रीन गजल, सब रजिस्ट्रार सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 21 नवंबर को जवाब तलब कर लिया है। आपको बताएं, उमर शरीफ की जायदाद मुंतकली का तनाज़ा मजीद उलझ गया है। उमर शरीफ की तीसरी बीवी ज़रीन गजल से फ्लैट खरीदने वाले शख्स ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग का नवाही इलाका मंडी शाहजीवना, टूटी सड़कें, जगह जगह कचरे के ढेर, सीवरेज के नाकिस निजाम की कहानी बता रहे हैं शाहजीवना के रिहायशी बाबर हुसैन अपनी जुबानी। मेरा नाम है बाबर हुसैन और मैं जंग के गुंजान आबाद इलाका मंडी शाहजीवना का रिहायशी हूँ और ये है हमारी यूनियन कौंसल, जहाँ पर अरसा दराज से सीवरेज का गंदा पानी हमारे लिए अजाब बन चुका है। इलाके की कोई ऐसी सड़क मौजूद नहीं जो टूट फूट का शिकार न हो।
वजीर और सफीरों के इस शहर में रेलवे क्रॉसिंग के लिए आज तक एक फाटक न बन सका, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा। इंतजामिया की गफलत के बायस मस्जिद के बाहर गंदगी के ढेर लग गए, जिसकी वजह से ताफन फैलने लगा और लोग बीमार होने लगे। हम इंतजामिया से बोल बोल कर थक चुके हैं, लेकिन हमारी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमारे इलाके के इन मसाइल को हल किया जाए। फिल वक्त इतना ही, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।